नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे खेद है कि सुबह जो भी वीडियो मिल रहा है उसमें टेक्निकल मिस्टेक के कारण वो सही नहीं बना, तो आपको देखते समय बहुत कष्ट हुआ होगा, क्योंकि बाद में मैंने देखा नहीं तो मुझे स्वयं को भी बहुत कष्ट हुआ। तो ये दोबारा बनाएं और दोबारा आप इसको देख लें। तो हम चर्चा कर रहे थे सामान्य हिंदी परिचय के रूप में कि, और परिचय के रूप में हमने कल भी 4 ये टॉपिक लिए थे: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये हमने 4 टॉपिक कल लिए थे। संधि अपने आप में हिंदी है, ये हम पहले भी पढ़ चुके कि संधि हिंदी की माता है, यानी हिंदी की मां संधि है। संधि के बिना हम हिंदी नहीं सीख सकते। तो इस पर चर्चा तो पहले भी 3-4 वीडियो में हम कर चुके हैं। तो आज ये देखिए समास। सीधी भाषा में सीधे तरीके से, यानी आपको अगर भाषा सीखनी है तो आप उसको अपनी दैनिक, यानी जो भी हमारी दिनचर्या है रोजाना की, उसमें ले आए, फिर उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो समास में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मैंने जो कुछ सीखा वो सबसे पहली गुरु है वो मेरी दादी है, उसके बाद मेरी माँ है। तो बहुत दिनों पहले दादी ने कहा था कि बेटा तू सारे दिन संधि समास ये करतो रहे और अंगमाइने बतातो रहे कि इन यो मेल हो है, यो है, तो ये तेरे क्यों है समास? तो मैं बोलो देख दादी क्यों बुनियो है, बस से समास में वो छारा भी को मेल है। बोल छारा भी को मेल क्या है, दूसरो मेल क्या है? मैंने दूसरा मेल कौन सा, कि जैसे दूध, यानी ये क्या है, छाछ और राबड़ी, इसका मेल है। ये क्या है, समास। ये केवल समझाने के लिए, क्योंकि इनका मेल है वो उचित है। लेकिन अगर हमें छाछ और दूध इनका मेल कराएंगे तो वो मेल नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जो वास्तव में जुड़ सकते हैं, जिनके मेल से एक सार्थकता अभिव्यक्त होती है, वो शब्द ही समास में आते हैं। और एक दूसरा है, ये छाछ शब्द है, लेकिन छाछ में अगर दूध मिला दे तो फिर वो मेल नहीं बनेगा। तो ये चीज है वो हमें देखनी है। अब शब्दों में आप देखो, क्योंकि जैसे समास ऐसे 2 पदों का मेल है जिसमें संक्षिप्तता भी हो, तो समास का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देखें। शाब्दिक अर्थ में देखो, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या फिर संक्षिप्तता। कुछ परीक्षाओं में समास का विलोम शब्द पूछा है, तो समास का विलोम शब्द होता है व्यास। व्यास मानी विस्तार। अब दूसरा एक और है कि जैसे प्रश्न ये दे दिया कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्तता, दोनों में से एक देंगे। दूसरा क्या है, संक्षिप्त। ये देखो संक्षिप्त, तो संक्षिप्त नहीं है, संक्षिप्त है वो किसका है, समस्त का, यानी ये विशेषण हो जाता है। तो विशेषण का विलोम शब्द विशेषणी होता है। तो हमने देखा कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्तता, समस्त का पर्याय है संक्षिप्त, समास का विलोम शब्द है व्यास। तो ये समास के बारे में सैद्धांतिक प्रश्न जो पूछ सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि समास किसे कहते हैं, यानी समास में किसका मेल होता है। तो समास में
दो शब्दों या पदों का ऐसा मेल होता है जिसमें संक्षिप्तता हो। अब ये संक्षिप्तता क्या होती है? संक्षिप्तता का मतलब है कि वाक्य में प्रयुक्त ऐसे दो पद जिनके बीच में कारक चिन्ह या अन्य कोई पद हो, उनको हटाकर दोनों को सम्यक रूप से एक शब्द बना दिया जाए और वो ग्राह्य भी हो, तो उसमें समास होता है, वो समस्त पद कहलाता है। जैसे ये देखिए आप कि हमने दो पद लिए और दो पद में आप देखिए कि हमने एक शब्द लिया नील और फिर ये दे दिया नील या नीला है जो गगन, या नीला ही देख लो, हिंदी में नीला ही ठीक है, नीला है जो गगन। अब इसमें से हमें काट छांट करेंगे, यानी इसमें ये दो पद हैं, ये दो शब्द हो गए, एक तो नीला और एक गगन। अब नीला में से आठ मात्रा को हटा देंगे, फिर हमें है को हटा देंगे, फिर हमें जो को हटा देंगे, और इस प्रकार से हमारे पास से शब्द वो क्या बचा? नील गगन, नील गगन बचा। तो नील गगन है वो क्या है? सामासिक पद है, ये समस्त पद है क्योंकि ये संक्षिप्त किया हुआ पद है। और हम वही बात समझ रहे हैं किससे? नील गगन से, जो हमें नीला है जो गगन, इससे समझते हैं। तो ये समास में इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। समास में अन्य में भी देखिए आप, अन्य बात देखो कि समास के भेद, तो समास के भेद हैं, वो सबको बताया कि समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग विचार है। कुछ हैं वो ये मानते हैं कि समास के मूल रूप से 4 ही भेद होते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं, केवल पदों की प्रधानता के कारण इसमें 4 भेद माने गए हैं। और वो 4 भेद कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, पहला। दूसरा देखो तत्पुरुष, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व। फिलहाल जो मोड केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी है वो ये दिया है, द्वंद्व समास। और चौथा है बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसके बारे में देखो, तत्पुरुष के 2 भेद, तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। वो 2 भेद कौन से हैं? द्विगु और कर्मधारय। इसीलिए कई बार लिखा हुआ आपने देखा होगा कि द्विगु तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष। तो ये 4 भेद, समास के ये 4 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद हो गए, द्विगु, कर्मधारय। हिंदी में 6 भेद माने जाते हैं, जो 6 आपके सामने। अगर याद है कि समास के भेद होते हैं तो उत्तर 6 करना है। 6 कैसे लिखोगे? ये मानकता में मैंने आपको बता दिया था पहले, ऐसे नहीं लिखोगे, बल्कि हम 6 है ऐसे लिखें। तो ये 4 भेद। अब इसमें पहला जो प्रश्न है वो क्या है? पदों की प्रधानता। तो जो सामासिक पद होता है, समस्त पद होता है, उसमें 2 पद होते हैं। हम उनका नाम ले लेते हैं, जैसे प्रथम पद और द्वितीय पद। द्वितीय पद को कई बार हम अंतिम पद भी कह देते हैं, क्योंकि हिंदी में प्राय सामासिक पद में 2 ही पद माने जाते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो द्वितीय को अंतिम पद भी कह देते हैं। अब जिस प्रकार से इनका क्रम है, वैसे आप पदों की प्रधानता देख सकते हैं। जैसे
अव्ययी भाव समास ये प्रथम भेद है, तो इसमें प्रथम पद प्रधान। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद यानी दूसरा पद प्रधान। पद तो दो ही थे पूरे वे, लेकिन अब दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान है, वो किसमें होंगे? द्वंद्व में। दोनों पद प्रधान के कर हमें कहना चाहिए कि दोनों पद समान, क्योंकि दोनों पद समान है, प्रधान कभी दो नहीं होते, बल्कि दोनों पद समान है। और बहुव्रीहि समास में कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, यानी इसमें कौन सा होगा? अन्य पद प्रधान। अब तत्पुरुष है, इसके दो भेद हैं, द्विगु और कर्मधारय। तो द्विगु में भी कौन सा पद प्रधान? द्वितीय पद प्रधान। तो कर्मधारय में कौन सा? द्वितीय पद प्रधान, इसलिए इसको तत्पुरुष की श्रेणी में देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये तीन भेद हो गए, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। तो इन तीनों ही समासों में द्वितीय पद प्रधान होता है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर चार भेद होते हैं। फिर से देख लीजिए आप कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगर प्रश्न में पूछा गया है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं, तो कितने करने हैं? चार। और अगर ये पूछ लिया कि हिंदी में समास होते हैं, तो 6 समास के भेद होते हैं। 6 समास के कुल भेद हैं 6, और 6 के नाम है वो आपके सामने। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी ये समास के बारे में। संधि के बारे में हम पहले पढ़ चुके ही हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि फिलहाल तो आप शायद देख नहीं रहे हैं क्योंकि लाइव नहीं है, और हमने अलग से इसकी व्यवस्था की कि सुबह जो आपको कष्ट हुआ देखने में, बार बार झुंझलाहट भी होती होगी, लेकिन ये सब हमारी बस की बात नहीं थी। ये केवल टेक्निकल ऑब्स्टेकल या तकनीकी अवरोध था। तो अब मैंने सोचा, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद में जब मैंने वीडियो को देखा तो मैंने ये पाया कि ये बहुत ही कष्टप्रद है, और इसलिए मुझे इसके लिए आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आपको उसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी। एक बात पढ़ाई से एक्स्ट्रा भी बताई थी, और वो कौन सी कि आज अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस है। देखो इसमें भी हिंदी है, और इसमें हिंदी कैसे? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय शब्द ऐसे भी है, इंटरनेशनल। एक दूसरा शब्द और होता है अंतरराष्ट्रीय, तो ये इसमें यूज नहीं करते, हालांकि शब्द होता है। इसको आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, ये इंट्रानेशनल और ये इंटरनेशनल। इसमें ये अंतर है जिसमें रे पूरा होता है। तो शुद्ध लिखने में है, तो यही आपको ध्यान में रखना है, अंतरराष्ट्रीय। तो आज अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस है। तीनों ही शब्द है वो तत्सम है, मातृ शब्द तत्सम, दिवस शब्द भी तत्सम। तो क्योंकि सभी माताओं को मैं नमन करता हूं, और मैंने सुबह भी बताया था कि मां के बराबर इस दुनिया में कोई भी चीज तो क्या, कुछ भी नहीं है। यानी मां केवल परिवार का आधार नहीं होती है, बल्कि वो पूरे समाज का आधार है, पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का आधार है, क्योंकि मां के बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए मां सर्वोपरि है, मां ही प्रथम गुरु है। और मैं आपको इस शुभ अवसर पर सबको बधाई देता हूं, जो मां है उनको भी, और जो बेटा बेटी है उनको भी, क्योंकि वो उनकी भी मां है। लेकिन ये तो सृष्टि का विधान है कि कोई भी शाश्वत नहीं होता। तो इसमें मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों मां का निधन हो गया था, तो
उनकी श्रद्धांजलि हेतु। और वैसे भी क्या है, जैसे शहीद कुछ दिनों पहले, 5-7 दिन पहले हमारे कर्नल और मेजर ये शहीद हुए, सैनिक शहीद हुए, उनकी व्यथा मैंने वहाँ देखी। वहाँ पता नहीं कौन सा स्थान है, जाने के बाद कोई भी तो वापस नहीं आता। ये कैसा खेल है, ये किसी के समझ में नहीं आता। तो इस पर मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाऊंगा। वैसे विशेष अवसर पर ही आपको ये सुनाता रहूंगा। वैसे भी कल मैंने 2 पंक्तियां जो बताई थी आपको, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि सर 2-3 पंक्तियां सुना दिया करो, तो उनके कमेंट का आदर करते हुए मैं ये आपको बता देता हूँ। तो ये श्रद्धांजलि स्वरूप आप इसको माने और इसको समझे कि पता नहीं, हम भी पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कोई नहीं जानता। हमारे पूर्वज, हमारे परिजन जो हमारे बीच में नहीं है, वो कहाँ चले गए, उनके कोई भी निशान नहीं है। उसी को देखते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, और वो इस प्रकार से आप इसको तन्मयता से, श्रद्धा पूर्वक और निष्ठा के साथ सुनिए। सुनिए। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। निशान नहीं है। फिर आगे और सुनिए। जाने है वो जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत ना खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिरने आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। धन्यवाद। आज इतना ही पढ़ेंगे और इसी श्रद्धांजलि के साथ आज मातृत्व दिवस पर मैं फिर से आभार